नमस्कार दोस्तों, राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे सिकल सेल एनीमिया और आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ सिकल सेल एनीमिया। क्लिनिकल साइन क्या देखने को मिलते हैं सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट के अंदर। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्लिनिकल साइन की हम बात करेंगे सिकल सेल क्राइसिस। सिकल सेल क्राइसिस या सिकलिंग क्राइसिस। सिकलिंग क्राइसिस। नाउ सिकल सेल क्राइसिस या सिकलिंग क्राइसिस क्या होती है? तो सिकल सेल, देखो वर्ड से समझेंगे। सिकल सेल क्राइसिस, क्राइसिस वर्ड का मतलब होता है अचानक से किसी चीज का बहुत ज्यादा अमाउंट होना। जैसे नॉर्मली क्राइसिस जो होता है वो अच्छा नहीं, बुरा होता है बॉडी के लिए। और किसी चीज का बहुत ज्यादा होना, जैसे दुख का बहुत ज्यादा आना, दुख का क्राइसिस है ना। तो क्राइसिस वर्ड का मतलब होता है कोई भी अबनॉर्मलिटी जो बहुत ज्यादा अमाउंट में है ना। तो सिकल सेल जो होती है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में, ये सिकल सेल क्राइसिस कहलाता है। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो सिकल सेल एनीमिया वो एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है और उसके अंदर जो होता है वो जन्म से, बाय बर्थ, पेरेंट्स से जो हीमोग्लोबिन मिलता है वो हीमोग्लोबिन फीटल लाइफ में वो हीमोग्लोबिन एफ होता है। और जब बच्चा बर्थ होता है तो सारा हीमोग्लोबिन ए होना चाहिए, एडल्ट हीमोग्लोबिन कहते हैं। और वो ए की जगह कौन सा हीमोग्लोबिन होता है? हीमोग्लोबिन एस। और अगर बच्चे में हीमोग्लोबिन एस रहेगा तो ऑक्सीजन के प्रति बहुत ज्यादा क्या है, सेंसिटिव है। और आरबीसी के अंदर जैसे ही ऑक्सीजन का कंटेंट कम होता है, ये हीमोग्लोबिन जो होता है, आरबीसी में ऑक्सीजन कंटेंट कम होती, आरबीसी के अंदर का जो हीमोग्लोबिन है वो आरबीसी की शेप को चेंज कर देता है। और एक स्पेरिकल शेप की आरबीसी किस में कन्वर्ट हो जाती है? सिकल शेप के अंदर। और ये जो सिकल शेप की आरबीसी होती है वो हार्ड होती है। और ये हार्ड आरबीसी जो होती है वो कैपिलरीज के अंदर स्टक हो जाती है। ये जो हार्ड आरबीसी है वो कैपिलरी के अंदर कंजेशन करती है। कैपिलरी के अंदर जो है स्टॉपेज होने की वजह से आगे के एरिया में ब्लड के फ्लो को रोकने का काम करती है। ये कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था। और वो आरबीसी जो है, हार्ड और रिजिड आरबीसी जो है, उसको तोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है, बच्चा है, जन्म से है, बाय बर्थ उसकी बॉडी में हीमोग्लोबिन एस जो है वो बनने की टेंडेंसी है। और हीमोग्लोबिन ए का हीमोग्लोबिन एस में कन्वर्ट होना सिकलिंग कहलाता है। तो जैसे ही बॉडी में हाइपोक्सिया हुआ, हीमोग्लोबिन ए किस में कन्वर्ट हुआ? हीमोग्लोबिन एस में। और जैसे ही ऑक्सीजन को फुलफिल कर दिया आपने, ऑक्सीजन की जो कमी हुई थी उसको फुलफिल कर दिया। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जो सिकल सेल एनीमिया का है और उसने ओवर एक्सर्शन किया और बहुत ज्यादा उसने कोई दौड़ लगाई या उसको फीवर आ गया, जिसमें बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है और सेल और टिश्यू को ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। तो जैसे ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी, हीमोग्लोबिन ए हीमोग्लोबिन एस में कन्वर्ट हुआ और आरबीसी का शेप स्पेरिकल शेप से कैसा शेप हो गया? सिकल शेप। जब आरबीसी सिकल शेप की हुई और जैसे ही आपने ऑक्सीजन को वहां पे फुलफिल कर दिया, आरबीसी में जो हाइपोक्सिया हो रहा था बॉडी के सेल और टिश्यू को, उसको फुलफिल कर दिया, आरबीसी में ऑक्सीजन के कंटेंट को बढ़ा दिया, तो ये वापस सिकल शेप वाली आरबीसी किस में कन्वर्ट हो जाती है? नॉर्मल आरबीसी में। ऐसा हमेशा चलता रहता है। इसलिए हमने कल भी पढ़ा था कि पार्शियली या कंप्लीटली कन्वर्जन होता है। तो ये पार्शियल कन्वर्जन था कि नॉर्मली सिकल शेप में कन्वर्ट हुई और जैसे हाइपोक्सिया ट्रीट किया वापस नॉर्मल शेप में कन्वर्ट हो गई। लेकिन कभी कभी ये आरबीसी जो सिकल शेप में कन्वर्ट हुई, नॉर्मली स्पेरिकल शेप से सिकल शेप में कन्वर्ट हुई ड्यू टू द हाइपोक्सिया, और कोज हम ट्रीट नहीं कर पाए तो वो सिकल शेप में ही रह जाती है। और आरबीसी का सिकल शेप में ही रह जाना क्या कहलाता है? सिकल सेल क्राइसिस। तो इसको बहुत अच्छे से समझे। अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज सिकल सेल क्राइसिस, तो सिकल सेल एनीमिया के अंदर होने वाला एक क्लिनिकल साइन है जिसमें सारी की सारी आरबीसी जो स्पेरिकल शेप की वो किस में कन्वर्ट होगी? सिकल शेप में। जब आरबीसी स्पेरिकल शेप की सिकल शेप में कन्वर्ट हो जाएगी तो वो आरबीसी कैपिलरीज के अंदर क्या करेगी? स्टक। कैपिलरीज के अंदर क्या करेगी? ऑब्स्ट्रक्शन। आरबीसी कैसी हो चुकी है? हार्ड। और वो आरबीसी उस छोटी कैपिलरीज में से नहीं निकल पा रही है। जब आरबीसी उन कैपिलरीज में से निकल नहीं पाएगी तो ब्लड के फ्लो में क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्शन। ब्लड के फ्लो में डिक्रीज हो जाएगा ऑक्सीजन सप्लाई टू द ब्लड सेल और टिश्यू। और जब सेल और टिश्यू को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा तो सेल और टिश्यू में क्या होने लग जाएगा? नेक्रोसिस। तो ड्यू इन द सिकल सेल क्राइसिस देयर इज डिक्रीज सप्लाई टू द सेल या टिश्यू। और टिश्यू को जो सप्लाई कम हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होएगा? वहां पे नेक्रोसिस। टिश्यू में ब्लड और सप्लाई नहीं होगा तो टिश्यू में क्या होने लग जाएगा? नेक्रोसिस। जब टिश्यू में नेक्रोसिस होएगा तो उस पर्टिकुलर एरिया में जहां पे ब्लड की सप्लाई नहीं हुई, फॉर एग्जांपल चेस्ट के एरिया में नहीं हुई, या स्किन के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं हुआ, या बोन्स के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं हुआ, या किडनी के अंदर नहीं हुआ, हार्ट के अंदर नहीं हुआ, जिस भी एरिया में ब्लड की सप्लाई नहीं होती है उस एरिया के सेल और टिश्यू में इंफ्लामेशन आ जाता है।
पेशेंट को वहां पे पेन होता है और पेशेंट को फीवर होता है और उस एरिया में सप्लाई जो है उस एरिया में जो है नेक्रोसिस होने लगता है। तो ड्यू टू द नेक्रोसिस वहां पे क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, उस पर्टिकुलर टिश्यू के अंदर पेशेंट को क्या हो जाएगा, फीवर, इसके अलावा उसको क्या होगा, पेन, इसके अलावा क्या होगा, स्वेलिंग। नेक्रोसिस की वजह से, नेक्रोसिस जिस टिश्यू के अंदर नेक्रोसिस हुआ है उस नेक्रोसिस की वजह से पेशेंट में इंफ्लामेटरी चेंजेस आएंगे, पेशेंट जो है उसको फीवर होएगा, पेशेंट में उस एरिया में पेन देखने को मिलेगा, उस एरिया में क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, टेंडरनेस आ जाएगी। ये इंफ्लामेटरी साइन उस एरिया में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट साइन है सिकल सेल क्राइसिस। सिकल सेल क्राइसिस में ब्लड सप्लाई सेल और टिश्यू को नहीं होती है, उसकी वजह से नेक्रोसिस, फीवर, पेन और स्वेलिंग। और क्राइसिस कब आएगा, जब हीमोग्लोबिन ए एस में कन्वर्ट हुआ और वापस रिकन्वर्जन नहीं हुआ और ऐसे ही बना रह गया, सिकल शेप में रह गया आरबीसी ना। उसकी वजह से हर बॉडी के एरिया में ब्लड की सप्लाई नहीं होती है। फॉर एग्जांपल अगर ब्रेन को ब्लड का सप्लाई नहीं हुआ, ब्रेन के सेल और टिश्यू में ब्लड सप्लाई नहीं हुआ, नेक्रोसिस होने लगा ब्रेन के सेल और टिश्यू को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फाक्शन। ब्रेन के अंदर क्या हो गया, इन्फाक्शन, या इसी को हम क्या बोलते हैं, सीवीए, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक। तो उस पेशेंट को क्या हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक, इन्फाक्शन, सीवीए, ब्रेन स्ट्रोक। अगर ये ब्लड की सप्लाई आई को नहीं होती है, एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है आई, और उसको नहीं हो तो रेटाइनल हेमरेज होने की संभावना है। वहां पे क्या होने की संभावना है, रेटाइनल हेमरेज, रेटाइनोपैथी। और रेटाइनल हेमरेज और रेटाइनोपैथी की वजह से मरीज को क्या हो सकता है, ब्लाइंडनेस। तो ये ब्लाइंडनेस का कारण बन सकता है। आई के अंदर क्लिनिकल साइन में क्या हो सकता है, ब्लाइंडनेस। तो पहला सिकल सेल क्राइसिस। इसके अलावा सिस्टमिक अगर अपन क्लिनिकल साइन की बात कर रहे हैं तो ब्रेन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, इन्फाक्शन, और इसके अलावा वहां पे सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, और आई के अंदर रेटाइनल हेमरेज और ब्लाइंडनेस। इसके अलावा हम बात करें इंपॉर्टेंट ऑर्गन है अपना हार्ट, और हार्ट के अंदर क्या होगा, हार्ट अटैक, जिसको एमआई बोल सकते हैं, मायोकार्डियल इन्फाक्शन, एमआई, हार्ट अटैक में हो जाएगा। ब्लड सप्लाई जब कोरोनरी आर्टरी के थ्रू नहीं होगी, क्यों नहीं हो पा रही है, क्योंकि ब्लड जो है वो कैसा हो चुका है, थिक हो चुका है, वहां पे कैपिलरी स्टिक हो गई है, ब्लड सप्लाई आगे के एरिया में हो ही नहीं रही है, कैपिलरी और वैन जो है वहां पे ब्लड जो है स्टेसिस कर गया है, तो वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं होगी हार्ट के एरिया के अंदर, हार्ट अटैक हो जाएगा। अगर लंग्स में ब्लड सप्लाई नहीं होती है, लंग्स में ब्लड सप्लाई नहीं होती है तो पल्मोनरी इन्फेक्शन, पल्मोनरी इन्फेक्शन, एटिलैक्टोसिस, पल्मोनरी इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, एटिलैक्टोसिस देखने को मिलेगा। अगर ब्लड सप्लाई नहीं होती है एब्डोमन एरिया के अंदर, एब्डोमन एरिया के ऑर्गन में सिस्टमिक साइड इफेक्ट आ रहे हैं सिकल सेल एनीमिया के, एब्डोमन के एरिया में अगर ब्लड सप्लाई वहां पे नहीं होती है तो क्या क्लिनिकल साइन देखने को मिलेंगे एब्डोमिनल एरिया में। दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, वन इज लीवर जो एब्डोमिनल एरिया का है, तो लीवर और स्प्लीन वो साइज में बड़े हुए देखने को मिलेंगे, इसको बोलते हैं हिपेटोस्प्लिनोमेगली। हिपेटो वर्ड फॉर लीवर, स्प्लिनो वर्ड फॉर स्प्लीन, और मेगली वर्ड फॉर एनलार्जमेंट। तो लीवर और स्प्लीन का क्या देखने को मिलता है, एनलार्जमेंट। क्यों एनलार्ज हो जाते हैं, क्योंकि लीवर और स्प्लीन के अंदर कैपिलरीज पाई जाती है जहां से आरबीसी को निकलना होता है, और जब आरबीसी वहां जाएगी और वो निकल नहीं पाएगी तो वहीं रुकेगी, टूटेगी, तो आरबीसी के अंदर के जो मटेरियल है वो सारा का सारा कहां इकट्ठा हो रहा है, लीवर और स्प्लीन में, और एक्सेस सेलुलर मटेरियल इकट्ठा होने की वजह से उनकी साइज क्या हो जाती है, बड़ी। तो लीवर और स्प्लीन की साइज का बड़ा होना कहलाता है हिपेटोस्प्लिनोमेगली। हिपेटो वर्ड फॉर लीवर, स्प्लिनोमेगली, मेगली वर्ड फॉर एनलार्जमेंट ऑफ द साइज। क्यों, ड्यू टू द एक्सेस सेलुलर मटेरियल इन द लीवर और स्प्लीन। अच्छा, जब आरबीसी टूटती है, हीमोग्लोबिन टूटता तो क्या बनता है, बिलिरुबिन, और बिलिरुबिन जब ब्लड में लेवल ज्यादा हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, जॉन्डिस। तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा, जॉन्डिस। क्या देखने को मिलेगा, जॉन्डिस, है ना। लीवर के अंदर एक्सेस अमाउंट के अंदर जो है सॉरी आरबीसी के एक्सेस टूटने की वजह से जो है बिलिरुबिन बढ़ेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जॉन्डिस। और किस तरीके का जॉन्डिस है ये, हिमोलाइटिक जॉन्डिस, हिमोलाइसिस हो रहा है, आरबीसी टूट रही है, तो ये वहां पे क्या देखने को मिलेगा, जॉन्डिस। तो हिपेटोस्प्लिनोमेगली देखने को मिलता है, जॉन्डिस देखने को मिला। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट और क्लासिकल साइन है कि जो एक्सेस अमाउंट में बाइल पिगमेंट जो है उनके ज्यादा इकट्ठा होने की वजह से कोलीलिथियासिस, कोलीलिथियासिस वर्ड का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गोल स्टोन, गोल ब्लैडर के अंदर स्टोन का फॉर्मेशन होना, कोलीलिथियासिस, गोल स्टोन। क्यों बनेगा, ड्यू टू द एक्सेस बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट के ज्यादा होने की वजह से गोल ब्लैडर के अंदर स्टोन फॉर्मेशन हो जाएगा, इसको बोलते हैं कोलीलिथियासिस। तो वहां पे हिपेटोस्प्लिनोमेगली, जॉन्डिस और कोलीलिथियासिस देखने को मिलेगा एब्डोमिनल एरिया के अंदर। तो ये एब्डोमेन के साइन है। अगर हम साइन की बात करें जो है जेनाइटल ऑर्गन के अंदर, तो पेनिस के अंदर प्राइपिज्म देखने को मिलेगा, पेनिस के अंदर प्राइपिज्म। प्राइपिज्म का मतलब होता है जो है कंटिन्यूअस इरेक्शन ऑफ द पेनिस, पेनिस जो होता है उसका लगातार इरेक्ट होके रह जाना,
प्राइपिज्म कहलाता है। तो वहां पे ब्लड की सप्लाई में डिस्टर्बेंस होने की वजह से क्या देखने को मिलेगा, प्राइपिज्म देखने को मिलता है। स्किन के अंदर स्टेसिस अल्सर बनेगा। अगर हम बात करें सिस्टमिक साइन में स्किन की, तो वहां पे स्टेसिस अल्सर का मतलब होता है स्प्लीन में ब्लड सप्लाई नहीं हो पाने की वजह से अल्सर का बन जाना, स्टेसिस अल्सर कहलाता है। तो सिस्टमिक साइन के अंदर सिकल सेल एनीमिया में हार्ट में क्या देखने को मिलेगा, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। क्या देखने को मिला, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। लंग्स के अंदर क्या देखने को मिला, पल्मोनरी इंफार्क्शन, लंग्स के अंदर ब्लड की सप्लाई का नहीं होना। अब्डोमेन में हिपेटोस्प्लिनोमेगाली, जॉन्डिस और कोलिलिथियासिस। कोलिलिथियासिस का मतलब क्या है, गोल स्टोन। और पेनिस में प्राइपिज्म, है ना, कंटिन्यूअस इरेक्शन ऑफ द पेनिस इज नोन एज प्राइपिज्म। और स्किन के अंदर स्टेसिस अल्सर। तो ये सिस्टमिक साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं इन द केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया। और क्यों हो रहा है, आरबीसी जो सिकल सेल में कन्वर्ट हो गई है, कैपिलरी के अंदर स्टक हो गई है, ब्लड जो है वो अभी कंसंट्रेट हो चुका है, थिक हो चुका है, और सप्लाई जो है हर ऑर्गन को, टिश्यू को, सेल को नहीं हो रही है, नेक्रोसिस हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, फीवर आ रहा है, वहां पे जो है इन्फ्लामेटरी चेंजेस आ रहे हैं बॉडी के अंदर, और हर सेल और टिश्यू में हाइपोक्सिया होने की वजह से ये सब क्लिनिकल साइन देखने को मिलते हैं। तो दीज ऑल आर द क्लिनिकल साइन ऑफ सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक्वायर्ड कंडीशन नहीं थी। सिकल सेल एनीमिया जो है वो इनहेरिटेड होती है, जन्म से होती है, जेनेटिक डिफेक्ट होता है, सिंगल पेरेंट्स अफेक्ट होता है तो बच्चा जो होता है वो कैरियर होता है, लेकिन डबल दोनों पेरेंट्स अगर अफेक्ट होते हैं तो बच्चा जो है वो सिकल सेल एनीमिया उसके अंदर देखने को मिलता है। डायग्नोसिस की बात करें, सिकल सेल एनीमिया की डायग्नोसिस की बात करें, इसको डायग्नोस कैसे करेंगे, सिकल सेल एनीमिया का डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या रहेगा। तो फॉर द डायग्नोसिस ऑफ सिकल सेल एनीमिया सबसे पहले यहाँ पे सीडीसी चेक करेंगे, डेफिनेटली चेक करेंगे। और सीडीसी के अंदर एनीमिया है तो डेफिनेटली हीमोग्लोबिन क्या देखने को मिलेगा, सीडीसी इज द कंप्लीट ब्लड काउंट। और वहां पे आपको क्या कम देखने को मिलेगा, हीमोग्लोबिन। क्या कम देखने को मिलेगा आपको वहां पे, आरबीसी कम होगी डेफिनेटली, क्योंकि आरबीसी क्या होगी है, लाइफ स्पान कम हो गया, आरबीसी जल्दी टूटती है। देखिएगा नॉर्मल आरबीसी का लाइफ स्पान कितना होता है, 120 डेज, लेकिन यहाँ पे आरबीसी का लाइफ स्पान कितना हो जाएगा, ओनली 10 to 20 डेज। नॉर्मल आरबीसी का लाइफ स्पान कितना होता है, एक नॉर्मल आरबीसी का लाइफ स्पान कितना होता है, लाइफ स्पान कितना होता है आरबीसी का, 120 डेज। और सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का ये नॉर्मल लाइफ स्पान है, और इस डिजीज के अंदर आरबीसी का लाइफ स्पान कितना हो जाता है, 10 to 20 डेज ओनली, 10 to 20 डेज। इसका मतलब 80 से 90% आरबीसी का लाइफ स्पान क्या हो चुका है, कम हो चुका है। तो कितनी तेजी से आरबीसी टूट रही है ना, 10 to 20 डेज आरबीसी का लाइफ स्पान है, तो आरबीसी के नंबर डेफिनेटली कम हो जाएंगे, हीमोग्लोबिन की वैल्यू वहां पे कम देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें रेटिकुलोसाइट्स जो होती है वो इमेच्योर आरबीसी को कहते हैं। रेटिकुलोसाइट्स किसको कहते हैं, इमेच्योर आरबीसी। तो आरबीसी के बनने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जब आरबीसी बॉडी में कम होगी, क्योंकि आरबीसी का लाइफ स्पान बहुत कम होगी, तो बहुत तेजी से आरबीसी बनेगी, लेकिन आरबीसी बनेगी और टूटेगी बहुत जल्दी। तो जो मैच्योर आरबीसी है वो तो बहुत कम है, लेकिन बनने वाली आरबीसी बहुत ज्यादा है। और जब आरबीसी बहुत ज्यादा बनती है वो आरबीसी कैसी होती है, इमेच्योर आरबीसी वहां क्या देखने को मिलेगी, ज्यादा। तो रेटिकुलोसाइट काउंट जो है वो क्या देखने को मिलते हैं, ज्यादा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हीमोग्लोबिन और आरबीसी कम है, लेकिन रेटिकुलोसाइट क्या देखने को मिलेंगे, बड़े हुए। ये इमेच्योर आरबीसी, और क्यों बढ़ेंगे, क्योंकि मैच्योर आरबीसी ज्यादा टूट रहे हैं तो ज्यादा बन रहे हैं। और ज्यादा बनने वाली जो आरबीसी होती है, फ्रेश आरबीसी होती है, न्यू आरबीसी होती है, वो इमेच्योर आरबीसी जो होती है उसको रेटिकुलोसाइट्स कहते हैं। तो वो बड़े हुए देखने को मिलते हैं। सीबीसी में हीमोग्लोबिन और आरबीसी जो है वो कम मिलेगा। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात है कि सीबीसी में डब्ल्यूबीसी काउंट बड़े हुए देखने को मिलते हैं। क्यों, इन्फेक्शन की वजह से, इन्फ्लामेटरी चेंजेस की वजह से जो है इम्यून सेल बढ़ जाती है। डब्ल्यूबीसी जो होती है वो इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती है। तो डब्ल्यूबीसी काउंट यहाँ पे क्या देखने को मिलते हैं, बड़े हुए देखने को मिलते हैं। डब्ल्यूबीसी काउंट इंक्रीज देखने को मिलेगी, डब्ल्यूबीसी काउंट बड़े हुए देखने को मिलेंगे, जबकि आरबीसी और हीमोग्लोबिन कम देखने को मिलेंगे। रेटिकुलोसाइट काउंट क्या देखने को मिलेंगे, बड़े हुए देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हम चेक करेंगे पेरिफेरल ब्लड फिल्म, पीबीएफ। और पेरिफेरल ब्लड फिल्म में आपको क्या देखने को मिलेगा कि वहां पे स्पेरिकल शेप वाली आरबीसी जो है किस शेप में कन्वर्ट होगी, सिकल शेप के अंदर। एक और टेस्ट है सिकल डेक्स टेस्ट, है ना, ये क्वालिटेटिव टेस्ट है, सिकल डेक्स टेस्ट। सिकल डेक्स जो होता है, सिकल डेक्स टेस्ट जो होता है, ये स्ट्रिप टेस्ट है, क्वालिटेटिव टेस्ट है, पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट देता है। अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब सिकल सेल वाली आरबीसी है ब्लड के अंदर, और नेगेटिव है इसका मतलब नहीं है। तो ये टेस्ट का पॉजिटिव आना भी सिकल सेल एनीमिया को इंडिकेट करता है। तो हमने सीबीसी किया, ये वैल्यू है इसके अंदर, रेटिक काउंट बड़े हुए देखने को मिलेंगे। पीबीएफ के अंदर सिकल सेल की आरबीसी देखने को मिलेगी,
पेरिफेरल ब्लड फिल्म में, और सिकल डेक्स टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा। लेकिन इन सब के अलावा ये सब जब इंडिकेट करते हैं सारे क्लिनिकल साइन है, तो कंफर्मेटिव जो टेस्ट होता है, जो कंफर्म करता है बीमारी को, कंफर्मेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट जिसको हम कहते हैं, जो इस बीमारी को कंफर्म करेगा कि पेशेंट को सिकल सेल एनीमिया है, उस टेस्ट को हम नाम देते हैं हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोपोरोसिस। क्योंकि बीमारी क्या थी? हीमोग्लोबिनोपैथीज। तो बीमारी का डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है? इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या रहेगा? हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोपोरेसिस। यह आपको जरूर याद रखना है। सिकल सेल एनीमिया या हीमोग्लोबिनोपैथी, जिसको हमने थैलेसीमिया भी पढ़ेंगे आगे हम, तो दो हीमोग्लोबिनोपैथीज है, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया। तो उनका कंफर्मेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट कोई भी आपको पूछे तो क्या कंफर्मेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट है? हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोपोरेसिस। इसके अंदर चेक किया जाता है कि हीमोग्लोबिन एस जो है या नहीं है, और अगर हीमोग्लोबिन एस की प्रेजेंसी है, अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन ए होना चाहिए, उसकी जगह हीमोग्लोबिन एस है, तो हीमोग्लोबिन एस अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है, और अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन जो है वो अगर है तो ये सिकल सेल एनीमिया। तो कंफर्मेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या बनता है? हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोपोरेसिस। तो सिकल सेल एनीमिया के क्लिनिकल साइन क्या क्या रहते हैं और डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन कौन से काम में लेते हैं, ये हमने इस लेक्चर के अंदर पढ़ा है। सिकल सेल एनीमिया का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, नर्सिंग केयर और उसके कॉम्प्लिकेशन क्या रहते हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। क्लास इज डिसमिस्ड।